हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि मस्त और स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ते होंगे। और आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे चैप्टर 2 का कुछ बेसिक चीज़ें। प्रिय छात्रों, इस चैप्टर को हल करने से पहले आइए हम लोग कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। ठीक है, चैप्टर है 2 बहुपद। इसका कुछ बेसिक जान लेंगे। पहले हम जानेंगे चर, इसके बाद अचर, फिर जानेंगे बीजगणितीय व्यंजक के बारे में, फिर इसके बाद बहुपद को कैसे पहचानें, बहुपद के प्रकार, बहुपद के घात, बहुपद का गुणांक, बहुपद व्यंजक और समीकरण में अंतर को भी जानेंगे, और अंत में बहुपद का व्यापक रूप को पहचानेंगे। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से इसे हम समझते हैं। ठीक है, पहले हम चर को समझेंगे। चर किसे कहते हैं? प्रिय छात्रों, आइए हम पहले चर का परिभाषा जान लेते हैं। जिसका मान बार बार बदलता हो उसे चर कहा जाता है। क्या समझे? जिसका मान बार बार बदलता हो उसे चर कहा जाता है। ठीक है, चर का मान कभी फिक्स नहीं रहता है, यानी स्थिर नहीं रहता है। चर का मान बदलते रहता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल में जान लेते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं 5x + 2y = 4। प्रिय छात्रों, इसमें चर जो है x है और y है। आप यहाँ प्रश्न भी कर सकते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि x और y का मान बदल रहा है। अगर x y चर है तो इसका मान कैसे बदल रहा है? कैसे इसका मान फिक्स नहीं रहता है? कैसे इसका मान बदलता रहता है ना? आपके मन में ये जो है प्रश्न उठता होगा ना। तो प्रिय छात्रों, आप देखे होंगे कि x का मान जो है कभी 1 देखे होंगे, कभी 2 देखे होंगे, कभी माइनस में देखे होंगे 1, कभी माइनस में 5 का देखे होंगे, कभी 0 भी देखे होंगे। तो देखिए, x का मान स्थिर है नहीं ना, x का मान बदलते रहता है। x का मान फिक्स नहीं है यहाँ, इसलिए चर का मान जो है फिक्स नहीं रहता है, हमेशा बदलते रहता है। अब मान लीजिए y, x का मान ही नहीं, चर में जो है उन सभी का मान बदलते रहता है। y बराबर भी कभी 5 आता है, कभी 8 आता है, कभी 0 आता है, कभी 1/2 आता है, मतलब इस प्रकार से कुछ भी आता है। यानी सीधी सी बात इतना ही समझ लीजिए कि चर का मान हमेशा बदलता रहता है। और यह बात भी याद रखिएगा कि चर को हम एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स वाई जेड से। चर को हम एक्स, वाई, जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कभी टी भी आ जाता है, एस भी आ जाता है। अगर मान लीजिए कोई और समीकरण ले लेते हैं, जैसे 5t² + 3t + 2। बताइए इसमें चर कौन है? ये t जो है ये चर है, t जो है चर है। मान लीजिए अगर 5x + 4y - 6z ये ले लिए, इसमें चर कौन कौन सा हो जाएगा? x चर है, y चर है और z चर है। प्रिय छात्रों, उम्मीद है कि आप चर समझ गए होंगे। तो चलिए, मुझे खुशी हो रही है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अचर को समझते हैं। क्या है अचर? जिसका मान बदलता नहीं है अचर कहलाता है। क्या समझे? जिसका मान बदलता नहीं है अचर कहलाता है। यानी अचर का मान जो है हमेशा फिक्स्ड रहता है, ये कभी बदलता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप हम लेते हैं, जैसे 5 ले लीजिए। 5 5 ही रहेगा, 5 बदल करके 4 नहीं हो जाएगा।
समझ रहे हैं? 2 है तो 2 ही रहेगा, ये बदल करके कोई और संख्या नहीं होगा। -8 है तो -8 ही रहेगा, पाई है तो पाई ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। अगर इसका मान 22/7 है तो यही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। अतः हम क्या कहेंगे? चर का मान कभी बदलता नहीं है ना सन? शायद आपको बोझ लग रहा होगा, लेकिन बोझ नहीं है, आसान है। बस आप ध्यानपूर्वक देखिए, एक बार में ही मैं आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। प्रिय छात्रों, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है, तो आइए पहले हम बीजगणितीय व्यंजक का जो है परिभाषा जान लेते हैं। कहता है चर एवं अचर राशियों के योग, योग में जानते हैं ना, जोड़ होता है। अंतर, अंतर जानते हैं, घटाओ। गुणन, गुणन क्या होता है? गुणा। तथा भाग के संयोग से बने पद को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। क्या समझे? चर एवं अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन तथा भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं या बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। समझ रहे हैं? आशा करता हूँ कि समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे? जैसे 3x ले लिए, 5y ले लिए। अब देखिए यहाँ परिभाषा पर नजर डालिए। कहता है चर एवं अचर राशियों के योग, योग अगर हो सकता है, अगर हम इसे जोड़ से कनेक्ट कर दें तो ये क्या हो गया? बीजीय व्यंजक बन गया। अगर x² x 2x ले लेते हैं +4 हम ले लिए, यहाँ माइनस लगा दिए। अब देखिए ये जो व्यंजक है किससे कनेक्ट है? माइनस और प्लस से, है ना? इस परिभाषा के अनुसार यहाँ दिख रहा है या नहीं? कहा था कि राशियों की योग, अंतर, गुणन, भाग। अब देखिए अंतर यानी घटाओ, मैंने पहले ही बोल दिया था कि अंतर का मतलब घटाओ होता है, योग का मतलब जोड़ होता है, गुणन का मतलब गुना होता है। तो यहाँ देखिए 2 और x के बीच में क्या है? कुछ नहीं, चिन्ह नजर आया है। 2 और x के बीच में कुछ नहीं है तो ये गुणन है, मतलब 2 गुना x है। ठीक है, ये क्या है? व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। समझे? जैसे अब हम ले लेते हैं 3x, इस पर पावर ले लेते हैं 1/2 -2x⁻0 ले लेते हैं +5x⁻−1 ले लेते हैं। तो ये क्या हुआ? बीजीय व्यंजक हुआ। बस इतना ही ध्यान देना है हमें कि चर एवं अचर राशियों के योग, योग, अंतर, अंतर भी है यहाँ, गुणन, भाग के संयोग से जो पद बनता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। इतना बात याद रखिएगा कि बीजीय व्यंजक जो है 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद अगर दिया रहे, उसको अगर प्लस, माइनस, गुना, भाग से अगर कनेक्ट कर दिया जाता है तो वही बीजीय व्यंजक हो जाता है। जैसे अभी देखिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। 3x² 2x +5, यहाँ हमने प्लस ले लिया। अगर इसमें हम देखिए 3x² कनेक्ट किससे कर रहे हैं? माइनस से। 2x फिर कनेक्ट किससे कर रहे हैं? प्लस से। इन तीनों पदों को जो है हमने जिस चिन्ह के द्वारा कनेक्ट किए हैं वो है माइनस प्लस। ठीक है, कभी भाग भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है। तो सीधी सी बात इतना ही याद रखिए कि अगर हम अनेक पदों को प्लस, माइनस, जोड़, घटाओ, जिसको कहते हैं गुना, भाग से कनेक्ट कर देते हैं, वो हो जाता है बीजीय व्यंजक, है ना? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 4 में है बहुपद को कैसे पहचानें। प्रिय छात्रों, एक और परिभाषा पर नजर डालते हैं। जिस पद के प्रत्येक चर का घात
पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। पहले पूर्ण संख्या जानते हैं? पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, जो 0 से शुरू होता है। ऐसे आप जानते होंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में हम ये सब जो है समझा रखे हैं बेसिक में, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। नहीं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये जो है क्या है? पूर्ण संख्या है। परिभाषा में कहा था, जिस पद के प्रत्येक चर का मान, जिस पद के प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या लें? 3x² + 2x + 5। अब देखिए चर क्या है? x। यहाँ चर क्या है? x। अब इस पर जो घात है, क्या घात पूर्ण संख्या है? 2। इस पर कुछ नहीं है, इस पर 1 छिपा हुआ है। 1 को लिखा नहीं जाता है प्रिय छात्रों। और यहाँ कहिएगा कि यहाँ तो कोई चर है ही नहीं। है, कहिए कैसे? x रखिए और इस पर 0 डाल दीजिए। 0 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है ना। देखिए, अब देखिए, अगर 0 का मान क्या होता है? किसी चर हो या कोई संख्या हो, उस पर अगर 0 डाल देते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। अब देखिए 5x है, इस पर 0, तो यहाँ 5 गुना 1 हो जाएगा, फिर 5 ही हो जाएगा। यानी कि 5x⁻0 का मान 5 ही होगा। तो देखिए यहाँ x छिपा है और उस पर 0 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस पद के प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 3x⁻³ - 2x⁻² प्लस √3x + 5। क्या ये बहुपद है या नहीं? बताइए, बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। ये जो है बहुपद है। कहिए कैसे? यहाँ चर जो है, चर का घात क्या है? पूर्ण संख्या है। चर का घात पूर्ण संख्या है। अब कहिएगा यहाँ तो रूट में है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, रूट में 3 है, x नहीं। जो चर है वो रूट में नहीं है, इस पर 1 छिपा हुआ है। और आपको बतलाया था कि x⁻0 रख देंगे तो देखिए जो 0 है, 0 भी तो पूर्ण संख्या है। समझ रहे हैं? 0 यहाँ इसलिए रखे हैं कि यहाँ 5 था। x⁻0 का मान 1 होता है, 1 से गुना कीजिए फिर 5 हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे 2x² प्लस 2x पर पावर 1/2 माइनस x⁻−1। क्या ये बहुपद है? बताइए, ये बहुपद है ना? नहीं यार, ये बहुपद नहीं है। इसे हम बीजगणितीय व्यंजक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बीजगणितीय व्यंजक बोल सकते हैं। इसे हम बीजगणितीय व्यंजक बोल सकते हैं, लेकिन बहुपद नहीं बोल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैसे? तो देखिए ना, यहाँ तो चर का घात पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं चर का घात बट्टे में है। पूर्ण संख्या बट्टे में नहीं होता है। यहाँ चर का घात ऋणात्मक है, पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होता है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसे हम बीजगणितीय व्यंजक कह सकते हैं, लेकिन बहुपद नहीं। और प्रिय छात्रों, एक बात और ध्यान में रखिएगा, इसे बीजगणितीय व्यंजक भी कह सकते हैं, बहुपद भी कह सकते हैं। बहुपद को बीजगणितीय व्यंजक कह सकते हैं, लेकिन जो बीजगणितीय व्यंजक है, ये जो है, इसे बीजगणितीय व्यंजक कह सकते हैं, लेकिन बहुपद नहीं कह सकते हैं। जिसका चर, जिस बहुपद के चर का घात पूर्ण संख्या होता है, यानी जिस बीजीय व्यंजक के घात पूर्ण संख्या होता है, उसे बहुपद और बीजीय व्यंजक दोनों कह सकते हैं। ठीक है? आशा करता हूँ कि आप संतुष्ट हो गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले पॉइंट को पढ़ते हैं।
अब हम समझेंगे बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो देखिए बहुपद के प्रकार। एक होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर, ठीक है। दूसरा होता है पद के आधार पर। और तीसरा होता है चर के आधार पर। ठीक है, अब देखिए घात के आधार पर क्या हो जाता है, जैसे रैखिक, रैखिक बहुपद, यानी जिसका घात एक हो, जिसका घात एक हो। जैसे में x+2, इस पर कुछ नहीं घात है, एक छिपा हुआ है। जैसे मान लीजिए 2x+5, यहाँ चर का घात एक है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद में सिर्फ एक घात होता है, इसलिए इसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब दूसरा होता है द्विघात बहुपद, घात के आधार पर द्विघात बहुपद। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए द्विघात बहुपद का एग्जांपल देखिए, ये एक ले लेते हैं, दो ले लेते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं, एग्जांपल यहाँ भी लिख लेते हैं। जैसे x², ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। अगर आप चाहें तो 2x² + 5x + 4 भी लिखिए, तो ये भी द्विघात बहुपद ही होगा। जैसे 3x² + 2x + 5, देख रहे हैं, ये होगा द्विघात बहुपद। अब देखिए हम इसका त्रिघात बहुपद लिखेंगे। क्या लिखेंगे, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद हम किसे कहते हैं, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो इसे लिख लीजिए, आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए त्रिघात बहुपद। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे x³ पावर क्या है, 3 है, त्रिघात हो गया। या x³ + 4x² + 3x + 2 क्या है, त्रिघात बहुपद है। यानी त्रिघात बहुपद जो होता है तो हम देखेंगे उसका सबसे बड़ा घात जो है 3 होगा। द्विघात बहुपद जो होता है उसका सबसे बड़ा घात 2 होगा। रैखिक बहुपद होता है उसमें तो एक घात रहता है, वो भी छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम पद के आधार पर बहुपद के प्रकार जानेंगे। आइए, पहला होता है एक पदी। क्या होता है, एक पदी। यानी एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2x एक पद है, ठीक है, 3x एक पद है, 2 एक पद है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो है 2 और x है तो 2 पद होगा, नहीं, ये दोनों गुना में है, इसलिए एक पद वाला हो गया। दूसरा हो जाएगा द्विपदी, 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 द्विपदी बहुपद। यहाँ भी आप लिखना चाहें बहुपद, बहुपद, द्विपदी बहुपद। जैसे दो पद वाले बहुपद, जैसे 2x + 2, 3x + 5, इसमें दो पद है ना, 3x - 3, ये है दो पद वाले बहुपद, इसलिए इसे हमें द्विपद बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। अब तीसरा है त्रिपदी। ऐसे तो त्रिपदी, चतुर्थपदी, पंचपदी, मतलब और लिख सकते हैं। ऐसे हम जब मैथ को बनाते हैं, गणित को सॉल्व करते हैं, तो बस 3 पदों तक ही दिया रहता है। ठीक है, अब चलिए
त्रिपदी त्रिपदी बहुपद। तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसको थोड़ा यहाँ घेर देते हैं, ठीक है। तीन पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद। जैसे 3x + 2y + 5, इसमें क्या है? तीन पद है, ठीक है। और लिखिए 2x + 2y - 8, इसमें तीन पद है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए चर के आधार पर बहुपद के प्रकार, चर के आधार पर अब लिख सकते हैं एक चर वाले। नंबर 1 में एक चर वाले, एक चर वाले बहुपद इधर लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहेंगे तो। एक चर वाले बहुपद आप समझ ही रहे होंगे, यहाँ तो लिखने के लिए जगह थोड़ा कम है। आप लिखना चाहेंगे तो कॉपी पर लिख लीजिएगा कि एक चर वाले बहुपद, ठीक है। जैसे 40 + 5, इसमें चर देखेंगे t है, इसको हम एक चर वाले लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2x² + 5x + 2, ये जो है एक चर वाले बहुपद है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है, तो दो चर वाले होंगे। नहीं यार, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों एक ही चीज़ है। x ये भी, इसलिए एक चर वाला ही इसे कहेंगे, ठीक है। अब चलिए दो चर वाले समझते हैं। दो चर वाले बहुपद, ठीक है। तो दो चर वाले जैसे कि मान लीजिए 3x + 4y - 4। अब देखिए इसमें ये जो चर है, यहाँ x है, यहाँ y है, दोनों अलग अलग चर है ना, x है और ये y है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? दो चर वाले बहुपद। प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। तो चलिए हम तीन चर वाले बहुपद को जानते हैं। तीन चर वाले बहुपद, तीन चर वाले में तीन चर रहेगा। जैसे ले लीजिए जैसे ले लीजिए 3x + 5y + 4z। इसमें देखिए यहाँ एक x चर है, यहाँ y है, यहाँ z है, तो तीनों तीन तरह के हैं। x y z अलग अलग है ना, तो तीनों तीन रूप में है, x y z, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? तीन चर वाले बहुपद। तो प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आपको समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल है, तो प्लीज़ हमारे फ्री ऑनलाइन क्लासेस स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जाकर अपना प्यारा सा राय ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करना तो नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब अगले पॉइंट को हम जानते हैं। अगला पॉइंट है प्रिय छात्रों, बहुपद के घात। बहुपद के घात देखिए, याद रखना है इतना बात, बस थोड़ी सी बात, कोई ज़्यादा बात नहीं है। चर का जो सबसे बड़ा पावर होता है वही बहुपद का घात होता है। चर का जो सबसे बड़ा पावर होता है वही बहुपद का घात होता है। समझ रहे हैं? समझ गए होंगे, हमको उम्मीद है कि समझ गए होंगे। जैसे कि 3x² + 5x, अगर कहेगा कि इसका घात कितना होगा, तो घात क्या होगा? इसका 2 हो जाएगा। प्रिय छात्रों, अगर हम 5x⁶, 3x⁵, 4x⁴ ले लिए, अब हम आपसे सवाल करते हैं कि इसमें इसका घात कितना होगा? इस बहुपद के घात कितना होगा? क्या आप बता सकते हैं? चलिए हम बताते हैं। इसका घात 6 हो जाएगा, क्योंकि इस बहुपद में आप देखिए सबसे बड़ा पावर 6 है, इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्रिय छात्रों,
अगर आप इसका जो है डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। बहुपद के घात के बारे में क्या लिख सकते हैं? बहुपद का जो पावर सबसे अधिक होता है, बहुपद का जो पावर सबसे अधिक होता है वही बहुपद का घात होता है। ठीक है, तो अगर समझ गए हैं तो चलिए अब हम अगले पॉइंट को समझते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे गुणांक, बहुपद का गुणांक। तो चलिए बहुपद के गुणांक के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। लिख लेते हैं, जिस चर का गुणांक पूछा जाएगा, ठीक है, जिस, आपको याद रखने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, जिस चर का गुणांक पूछा जाएगा उस चर के साथ जिस संख्या से गुना होगा वही उसका गुणांक होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 5x² प्लस 3x+3 में कहेगा x² का गुणांक। ज्यों ही कहेगा x² का गुणांक तो हम क्या करेंगे, पहले x² ढूंढेंगे, कहाँ है, यहाँ है। अब x² के साथ में कौन है, 5, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, है ना सर। एक एग्जांपल और हम लेकर समझाते हैं, जैसे 2x² प्लस 5x+3 में कहेगा x⁻0 का गुणांक। तो क्या लिखेंगे, अब आप खोजते होंगे कि यहाँ तो x⁻0 है ही नहीं। हम इससे पहले आपको बतलाए थे कि हम यहाँ x⁻0 रख सकते हैं ना, तो x⁻0 रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए x⁻0 रखने के बाद x⁻0 का मान 1 होता है, 1 गुना 3 फिर तो 3 ही हो जाता है, पहला रूप में आ जाता है, इसलिए x⁻0 का गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप घबरा गए होंगे, है ना, 3 हो जाएगा, समझे। तो प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ कि आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होता होगा। तो चलिए ना, आपको हम दूसरे पॉइंट की ओर ले चलता हूँ, क्या चलें, चलिए। अब देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि बहुपद व्यंजक और समीकरण में अंतर क्या है, हमें दिखलाना है। तो प्रिय छात्रों, 3x² प्लस x+3 मैंने ये जो है एग्जाम्पल लिया है। आप बतलाइए कि ये जो है बहुपद है कि समीकरण है कि व्यंजक है। चलिए हम ही बतला देते हैं, ये बहुपद है। क्या है, बहुपद है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बतला दिया, क्या बतलाया, जिस बीजगणित या व्यंजक के चर का घात पूर्ण संख्या होता है
वो क्या होता है? बहुपद होता है। तो यहाँ 2 देखिए पूर्ण संख्या है, इस पर 1 छिपा है, पूर्ण संख्या है, इस पर x पर पावर 0 छिपा है, 0 भी पूर्ण संख्या है। समझ गए? चलिए अब अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3x² प्लस x प्लस 3 बराबर में 0 ले लेते हैं। ज्यों ही हम 0 ले लिए, बहुपद के बराबर में जब 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाता है? समीकरण हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे पावर 2 है, इसको हम द्विघात समीकरण लिखेंगे। 3 रहेगा त्रिघात लिखेंगे। अगर 3x² क्यू ले लेते हैं, पावर 3 ले लेते हैं, प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 रहेगा, जिसको हम क्या लिखेंगे? त्रिघात समीकरण। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3x² प्लस √2x प्लस 3। अब देखिए क्या है? बहुपद है, द्विघात समीकरण है कि समीकरण है या व्यंजक है? क्या है? तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये जो है व्यंजक है। क्या है? व्यंजक है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे व्यंजक है? इसमें भी तो घात पूर्ण संख्या है, यहाँ भी घात 0 है तो पूर्ण संख्या है, यहाँ भी 1 छिपा होगा। तो नहीं दोस्तों, यहाँ जो है रूट के अंदर में है, x जो है चर जो है रूट के अंदर में है, इसलिए ये एक व्यंजक हो सकता है। आपको पहले भी बतलाया था, जो व्यंजक होता है, बीजगणितीय व्यंजक जो होता है वो बहुपद नहीं हो सकता है, लेकिन जो बहुपद होता है वो बीजगणितीय व्यंजक होता है। ठीक है, अब हम यहाँ एक कुछ नोट लिखेंगे, नोट याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी बहुपद हैं सब व्यंजक होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजक होते हैं। ठीक है, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आप समझ गए। चलिए अब हम अगले पॉइंट को समझते हैं। प्रिय छात्रों, यहाँ कहता है कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? बहुपद का व्यापक रूप, जैसे मान लीजिए पहला रैखिक बहुपद, इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस b। ठीक है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस b। नंबर 2 द्विघात बहुपद, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब देखिए तीसरा है त्रिघात बहुपद, इसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस के d। समझे? तो प्रिय छात्रों, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन
मंगलमय हो।